Assalamu alaikum. Rakshanda, beta, unmute your. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Rakshanda, can you hear me? Assalamu alaikum. Hello. जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आप लोगों के? खैरियत से हैं आप सब? जी मैम जी। पूछना ये था कि स्क्रीन पे आ रहा है टॉपिक? जी मैम आ रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दैट्स राइट। अभी मेरा ख्याल है हमारा टाइम तो 9:30 है, लेकिन जी आपके इस दौरान में कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हो तो आप प्लीज कीजिए मुझसे। मैम यहाँ पे रिसर्च पे में एक क्वेश्चन मेरे जहन में आता है। कल सर रहीम के साथ हमारी क्लास थी तो उसमें ये था कि हम जैसे एक प्रॉब्लम है इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉप आउट रेट जी जी। ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस हम्म एट सेकेंडरी लेवल या एट प्राइमरी लेवल। तो मैम मेरे जहन में कंफ्यूजन सी है कि हम एकेडमिक परफॉर्मेंस और एकेडमिक अचीवमेंट हम्म तो इसमें मतलब कौन सा वर्ड हमें सूट करता है कि अगर हम कहते हैं इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉप आउट रेट ऑन एजुकेशन ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस हम लिखेंगे या एकेडमिक अचीवमेंट लिखेंगे? देखिए, एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है ना वो एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। उस एकेडमिक परफॉर्मेंस में ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स जो कि आपके सर्टेन सब्जेक्ट्स में जो हमें कॉन्क्रीट रिजल्ट्स आ जाते हैं ना, एकेडमिक Yeah. परफॉर्मेंस में फिर वह टीचर की जो फीडबैक है कि क्लास में जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, फॉर एग्जांपल उसमें किस कदर पार्टिसिपेशन है इस पर्टिकुलर स्टूडेंट की, या इसके अलावा जो एक तो ये वाली बात होगी। दूसरी बात ये हो गई कि जब एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है या स्टूडेंट्स है उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मोटिवेशनल लेवल क्या है। जबकि एकेडमिक अचीवमेंट तो सिंपली सब्जेक्ट इंग्लिश में इतने मार्क्स लिए हैं, उर्दू में इतने मार्क्स लिए हैं, वो एकेडमिक अचीवमेंट है। लेकिन बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, मैं ये समझती हूँ कि ये टॉपिक ऐसा है, अगर आपकी इंटेंशंस हैं इस टॉपिक को एक्सप्लोर करने की, तो मैं एडवाइस करूँगी कि ना करें तो बेहतर है। अब आप ज़रूर मुझसे पूछेंगी कि क्यों। जी मैम। उसकी वजह ये है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इस पे रिसर्च हो चुकी है। यानी आप ये सोच लीजिए कि एमएड लेवल पर इस पे इतना काम हुआ है, तो व्हाट टू टॉक अबाउट एमफिल। मेरी रिकमेंडेशंस आप लोगों के लिए ये होगी कि ऐसे टॉपिक्स आप लोग चूज़ कीजिए जो कि ज़रा नॉवल हों, यानी उस पे पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा रिसर्च ना हुई हो और वो एक कंट्रीब्यूशन हो इन द एजुकेशनल field. I would rather suggest you to think of another topic that is जी that you think will be more beneficial if teachers get the awareness or the head teacher get the awareness, policy makers, so on and so forth. ये मेरी recommendations हैं आपको. I would never go for. मैम ऐसा रिसर्च हम ले सकते हैं कि जिसका ताल्लुक सोशल मैटर से होता है?
डायरेक्ट अगर एजुकेशन पे नहीं आता तो ऐसा कुछ ले सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल? फॉर एग्जांपल कि अगर हम जैसे मैं खुद मैम एज़ अ प्रिंसिपल काम करती हूँ जी ना, हाँ। तो मैं स्टूडेंट से कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ पे बहुत मुझे वो फ़ोकस रहती हूँ क्योंकि मेरा जो एरिया है वो नौशहरा है। तो मैं स्टूडेंट्स जो हैं उनको कुछ साइकोलॉजिकल उनमें जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो मैं अक्सर ऑब्ज़र्व करती हूँ ना। उनके घर के माहौल और इस तरह तो मतलब एक साइकोलॉजिकल इश्यू पे अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ, सोशली। जी, तो उसमें तो फिर आप ये करेंगी ना कि आप काउंसलिंग सर्विसेज के ऊपर बात कर वो स्टडी कर सकती हैं कि हाँ, ज़ाहिर है आप स्टूडेंट्स के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनका तो सॉल्यूशन चाहिए होता है ना, उनका तो ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो उसके लिए हुँ। काउंसलिंग सर्विसेज का जो स्कूलों के अंदर हमारे यहाँ पहली बात तो ये कि ना ही हमारे यहाँ ट्रेनिंग्स होती हैं ये काउंसलिंग टू बिकम अ काउंसलर, सर्टिफाइड काउंसलर। जैसे कि एक हुँ। सर्टिफाइड टीचर होती है, हमारे यहाँ सर्टिफाइड काउंसलर तो नहीं होता ना। जी, बिल्कुल। तो अगर वो टीचर्स जो कि थोड़े सिंपैथेटिक होते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो दर्द रखते हैं स्टूडेंट्स का, वो यूं ही अपने ओन वेज में नॉन साइंटिफिकली वो हेल्प आउट कर लेते हैं, किसी इंटरवेंशन किए के बगैर, किसी थेरेपी को यूज़ किए बगैर। तो मैं ये समझती हूँ कि ये अच्छा एरिया है, लेकिन इसमें भी आपको ये देखना है, पहले तो आपको ये देखना जी। है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी मैम, बिल्कुल। मैं ये कह रही थी कि आपको ये देखना है कि आया अ, यानी आप अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो आपका है स्टूडेंट्स का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये बहुत ब्रॉड एरिया है। उसको कैसे नैरो डाउन करेंगे? जैसे कि आप ये देखें कि स्टूडेंट्स के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें पेरेंटल कंट्रीब्यूशन कितना है या स्कूल का कितना कंट्रीब्यूशन है, इस पे भी काम किया जा सकता है। इस पे भी काम किया जा सकता है कि वो स्कूल्स जहाँ पे कि हाँ, टीचर्स को डिप्यूट किया जाता है फॉर द टाइम बीइंग अपने स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के लिए, वो कौन कौन से स्कूल हैं। तो ये बहुत इसमें एरियाज निकल आते हैं जिन पे आप काम कर सकती हैं इंशाल्लाह। ठीक है मैम, सही, ठीक है। एक कुछ मिनट चीज़ें होल्ड ऐसी होती कीजिएगा। हैं मैम कि हाँ, जी, हेलो। बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जी, जी, जी। एक मिनट बहुत रक्षांदा सारे बेटा, आप होल्ड टॉपिक कीजिएगा जी। जी, जी। कौन? जी जी, अभी क्लास इन प्रोग्रेस है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हो, मैं तो बेटा अभी क्लास में हूँ इस वक्त। ठीक है। जी जी, आपकी क्लास हो रही है। ऑलराइट ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़। सॉरी सॉरी रक्षंदा, मैंने आपको वो किया। जी, अभी टाइम हमारे नहीं, पास क्या है? 9:28 है, हमारे पास 2 मिनट और हैं, फिर वी विल स्टार्ट आवर फॉर्मल क्लास इंशाल्लाह। जी ओ बस जी मैम ये मुझे ज़रा इश्यू ये मैं टॉपिक सेलेक्ट करने में थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं चाहती थी कि थोड़ा-सा मैं पहले से अभी हमारा सेकंड सेमेस्टर है, लेकिन मैं अभी से जी। काम करना चाह रही थी ना, हाँ जी। तो तो अगर टॉपिक सिलेक्शन जी मैम। अ, अगर आप बहरहाल ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप समझती हैं कि इफ़ आई कुड बी ऑफ एनी हेल्प टू यू, तो आई विल बी मोर जी देन मैम, हैप्पी टू ओके मैम, हेल्प यू इन दिस सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। बाकी सुपरवाइजर को जिनको आप चूज करना चाहें वो तो आपकी स्वीट विल है, लेकिन ये कि मैं हुँ, टॉपिक के सिलेक्शन में आई कैन हेल्प यू इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू मैम, या थैंक्स अ मोस्ट लॉट। वेलकम। चलो, ओके ओके। मैम।
लास्ट ये मुझे बताइए आप लोग कि आपको लास्ट वीक मिले हैं रिकॉर्डिंग्स? नो मैम, मैंने सर आमिर से पूछा था तो उन्होंने कहा कि शायद 4-5 दिन बाद ये अपलोड हो जाएंगे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे। तो अच्छा। स्टिल अभी तक जी हाँ, क्योंकि मैंने तो भेज दी थी उनको, उन्होंने कहा था आप मुझे सेंड करें तो मैं फिर अपलोड करूँगा, तो मेरी तरफ से जा चुकी जी हैं। मैम। अम, अब यानी मेरे लिए ये मुमकिन तो नहीं है, क्योंकि हमें तो फॉरवर्ड मूव करना है ना, कि मैं फिर पिछले लेक्चर के ऊपर जाऊं। हम जी यूनिट 2 का आज सेकंड सब टॉपिक हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्वांटिटेटिव ठीक है, रिसर्च मेथड, एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है मैम। आज का हमारा टॉपिक जो है कैटेगोरिकली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे कि साइंटिफिक मेथड है, तो मोर और लेस उसी को हम फॉलो भी करते हैं। व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? मैम, एक्सपेरिमेंट मीन्स यू आर ट्राइंग टू चेक समथिंग। हाँ जी। और सोशल साइंसेस में जब भी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं तो उनमें हमारा मेन फोकस कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को देखना है। ये आप लोग अपने जहन में रखें कि वी लुक फॉर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। वट ये जो एक नॉर्म प्रॉपर डेफिनेशन है एक्सपेरिमेंट की, फॉर someone who has some knowledge of research method in which conditions are controlled so that one or more independent variables can be manipulated to test a hypothesis about a dependent variable. जो causal relationships हैं between phenomena and events, किसी दो वेरिएबल्स में अगर जो रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप है जिसको हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अभी जैसे रक्षंदा आपने कहा था कि इम्पैक्ट ऑफ रेट ऑफ ड्रॉप आउट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड से गो, हम इसे कर नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि इम्पैक्ट है, आई एम गोइंग आउट ऑफ एजुकेशन, जैसे सिगरेट स्मोकिंग का इम्पैक्ट ऑन फिटीग, on the level of ठीक है। fatigue, या lack of sleep, जी the impact of lack of sleep on the efficiency of students in the classroom. तो हमें दो वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो स्लीप का वेरिएबल है और दूसरा क्या है कि स्टूडेंट्स की एफिशिएंसी इससे अफेक्ट करती है या नहीं करती। ये जानकारी करने के लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें क्लास के अंदर, तो उसमें स्लीप जो होगा वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि स्टूडेंट्स की क्लास में जो एफिशिएंसी है। तो स्लीप इटसेल्फ इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसके इफेक्ट्स किस पर आएंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जो वेरी करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, वो स्टूडेंट्स जो कि रात को 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे की स्लीप है, तो उनके एफिशिएंसी लेवल क्या है क्लासरूम में। और वो स्टूडेंट्स जिनको के जो स्लीप लेस देन 7 आवर्स, उनका लेवल ऑफ एफिशिएंसी क्या है। तो ये मैं एक ऐसे लेमैन
के तो उस पे इंटरप्रिटेशन आपको दे रही हूँ। या जैसे अब हम देखते हैं कि ये जो टीचिंग एड्स हैं, क्लासरूम में जो टीचिंग एड्स इस्तेमाल होते हैं, उन टीचिंग एड्स का जो यूज़ है क्लास में, उसके इफ़ेक्ट स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर। आप देखें 2 वेरिएबल्स हैं ना, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यूजिंग टीचिंग एड्स इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एकेडमिक अचीवमेंट। यानी जितने टीचिंग एड्स एनरिच होंगे, जितना क्लासरूम एक रिसोर्स रूम होगा, लाइकलीहुड ये है कि उस क्लास में स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट बेहतर होगी, क्योंकि उनके अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। अब एक से ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं, जैसे कि हम यूँ कहें कि यूज़ ऑफ चार्ट्स इन द क्लासरूम, या यूज़ ऑफ मल्टीमीडिया इन द क्लासरूम, या यूज़ ऑफ मॉडल्स इन साइंस टीचिंग फॉर एग्जांपल। और उसके इम्पैक्ट, जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल, तो एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक अचीवमेंट तो ऑन वन हैंड, उसके अलावा आप देखिए स्टूडेंट का मोटिवेशन क्लासरूम एक्टिविटीज़ में, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट क्लासरूम एक्टिविटीज़ में, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन, तो ये सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो जब भी एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है इन रिसर्च, तो वी आर ऑलवेज ऑलवेज लुकिंग फॉर टू टेस्ट द टू find out the cause and effect relationship। और cause effect relationship को किस तरीके से शुरू में लिखा जाता है, in the form of hypothesis, जो हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। Now, an experiment allows evaluation of causal relationship among variables while all other variables are eliminated or controlled। आप ये देखें कि बहुत सारी दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि अदर देन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, बहुत से और वेरिएबल्स हैं जो कि हमारे रिजल्ट्स को अफेक्ट कर जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, यहाँ के टाइम ऑफ द डे है, और इस तरह के और बहुत है। तो इन तमाम वेरिएबल्स को कंट्रोल करके सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखा जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल इज अ क्राइटेरियन बाय विच द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर जज्ड। Variable that is expected to be dependent on the manipulation of the independent variable। आप बस ये देख लें कि डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जो इफेक्ट है, असरात हैं जो किसके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के या कॉज के। Independent variable, any variable that can be manipulated or altered independently of any other variable। जैसे कि नाम से जाहिर है, डिपेंडेंट मीन्स कोई डिपेंडेंट है, जैसे बच्चे अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, और पेरेंट्स जैसे इंडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि फादर is the earning member of the family, head of the family and the earning member of the family। जबकि ज़्यादातर स्पाउसेस और बच्चे जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। जब हम सोशल साइंसेस में या एजुकेशन में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होती है। और इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, उसकी जो प्रिडिक्शन की जाती है, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। समझ आ रही है आपको ये? जी मैम। हेलो, जी मैम, आ रही है। आ रही है समझ, ठीक है। जी। more definitions, experimental treatments
alternative manipulation of the independent variable being investigated. यानी देखें, एक तो हमने prediction कर दी कि say use of audio visually, sorry, use of teaching aids will improve academic performance of 8th class science students. ये हमारा एक hypothesis है. अब इस हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट किया जाएगा? तो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं. और एक्सपेरिमेंट्स कैसे कंडक्ट किए जाते हैं कि आम तौर पे हम 2 ग्रुप्स बना लेते हैं. एक ग्रुप जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक ग्रुप जो होता है वो कंट्रोल ग्रुप होता है. जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है उसको हम एक्सपोज कर देते हैं उन स्ट्रेटजीज, उन टीचिंग अप्रोचेस को जिनमें और टीचिंग एड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल है. और कंट्रोल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसमें कि हम वो तमाम नई इंटरवेंशंस जो हैं उनको विदहोल्ड करते हैं. उन्हें वही पुराने ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया जाता है क्योंकि हम दोनों के दरमियान का डिफरेंस मालूम करना चाह रहे हैं. हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो कॉज है हमारी यानी टीचिंग एड्स का यूज जो है उसका इम्पैक्ट और इफेक्ट क्या आ रहे हैं. इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम 2 ग्रुप्स बनाएं. लेकिन इसमें आप लोगों को ये भी ख्याल रखना है कि दोनों ग्रुप्स कंपैटिबल हों अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से. उनका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड देखते हैं और फिर उसके साथ साथ उनकी करंट लेवल ऑफ नॉलेज को भी मेजर किया जाता है उस सब्जेक्ट के अंदर. तो जिसको हम नाम देते हैं प्री टेस्ट. प्री टेस्ट जब हम लेते हैं तो उसका मकसद दो मकासद हैं. एक मकसद तो ये है कि हम ये देखें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी लेवल ऑफ नॉलेज कहाँ है. और दूसरी बात ये होती है कि हम ये देखते हैं, हमने फिर ग्रुपिंग करनी होती है. और जो ग्रुपिंग हमारी होती है वो हमेशा याद रखिए होमोजीनियस ग्रुपिंग. यानी जो दोनों ग्रुप्स बनते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, वो दोनों ग्रुप्स कंपैटिबल होते हैं. ये नहीं होता कि एक ग्रुप में आपने सारे जो लेस परफॉर्म किया प्री टेस्ट में, उन्होंने उनके मार्क्स कम आए, उन सारे स्टूडेंट्स को हमने कंट्रोल ग्रुप में डाल दिया, उन सारे स्टूडेंट्स को हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में डाल दिया जिन्होंने अच्छे मार्क्स लिए थे प्री टेस्ट पे. ऐसा नहीं होता. ये तो फिर हमारे रिजल्ट्स को बहुत बुरी तरह इफेक्ट कर जाएंगे. हम ये करते हैं कि जैसे हमारे पास 50 स्टूडेंट्स थे जिनको हमने एक टेस्ट दिया ये जानकारी करने के लिए कि उनका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है साइंस में 8th क्लास में. जब रिजल्ट्स हमने बनाए तो वो जो जब रिजल्ट्स आए तो जैसे हम ये करें कि जो फर्स्ट बच्चा आया है उसको एक तरफ किया, सेकंड को दूसरे में, थर्ड को फिर उसमें. सो जितने ऑड नंबर्स हैं वो एक ग्रुप में आ गए और जितने इवन नंबर्स हैं वो दूसरे ग्रुप में आ गए, जैसे हम आमतौर पे ग्रुपिंग करते हैं. अब जब हमारी ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई, 25 एक में और 25 दूसरे में आ गए, अब रैंडमली किसी एक को चूज कर ले बगैर किसी और इंटेंशंस के. जब आप रैंडमली आपने चूज किया कि एक ग्रुप आपका एक्सपेरिमेंटल हो गया और एक ग्रुप आपका कंट्रोल हो गया, तो फिर आप उसको एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के लिए तैयार कर लेते हैं. तो कहने का मकसद ये था कि एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने के लिए हमारे पास आम तौर पे और भी सिनेरियोज हैं, लेकिन मैं आप लोगों की आसानी के लिए बस सिर्फ यही बता रही हूँ कि 2 ग्रुप्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप. और
ये ग्रुप्स अगर होमोजीनियस बनाने के लिए, डिपेंडिंग आपके टॉपिक पे, इनको होमोजीनियस बनाने के लिए प्री टेस्ट दे देते हैं और उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उनकी बेसिस पर हम ग्रुप्स बना लेते हैं और फिर रैंडमली एक ग्रुप को असाइन कर देते हैं एज एक्सपेरिमेंटल और दूसरे ग्रुप को असाइन कर देते हैं कंट्रोल। फिर हम इंटरवेंशन करते हैं कि किस तरीके से पढ़ाना है। जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं टीचिंग एड्स की फॉर्म में, वो हमने किस तरीके से उनको एम्प्लॉय करना है। Test unit entity whose responses to experimental treatment are being observed or measured. इसमें कई पॉसिबिलिटीज हैं। जो रिसर्चर होता है वो प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन भी यूज़ कर सकता है, जिसमें इब्तिदा में टेस्ट लिया गया, उस स्टूडेंट्स की काबिलियत को चेक किया गया और उसके साथ साथ ग्रुप्स बनाए गए और फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट शुरू हुआ 1 महीने के लिए, 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए। और उस ट्रीटमेंट के बाद हमने फिर टेस्ट लिया तो हमारा, अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो ग्रुप है उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई तो हमारा जो हाइपोथेसिस था शुरू में कि द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स इम्प्रूव द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ 8th क्लास साइंस स्टूडेंट्स, वो अप्रूव हो गया और एक्सेप्ट हो गया। अगर ऐसा हुआ कि हमने जब फिर टेस्ट लिया तो हमें दोनों ग्रुप्स में, कंट्रोल ग्रुप तो वो ग्रुप था ना जिसको ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाया जा रहा था, उनके साथ कोई नई ट्रीटमेंट नहीं की थी हमने, तो अगर दोनों का के रिजल्ट्स जो हैं उनमें बहुत वाज़े फ़र्क नहीं है तो फिर हम कहते हैं कि ये जो हाइपोथेसिस हमने प्रिडिक्शन शुरू में की थी कि वो इम्प्रूव करती है एकेडमिक अचीवमेंट, तो ये सामने चीज नहीं आई। इस वजह से इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि अगर टीचर क्लास साइंस टीचिंग में टीचिंग एड्स यूज करे या ना करे, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ये मैं आपको ऐसे बात बता रही हूँ। तो इस तरीके से हमारा ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिजाइन होता है। फिर है, आई होप एवरीवन इज लिसनिंग, राइट? हेलो, आपको आवाज नहीं आ रही? जी मैम, आवाज आ रही है? अब आ रही है, ठीक है। जी जी। फिर है रेंडमाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ट्रीटमेंट्स टू ग्रुप्स इज बेस्ड ऑन चांस। जैसे मैंने शुरू में आपको कह दिया था कि जब आपने प्री टेस्ट के बाद आपने जो ग्रुप्स बना लिए दो, तो फिर ये रेंडमली चूज कर लें। एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बता दें, दूसरे को कंट्रोल ग्रुप बता दें, तो उससे ये होता है कि इट प्रोवाइड्स कंट्रोल बाय चांस। रैंडम असाइनमेंट्स allows the assumption that the groups are identical with respect to all variables except the experimental treatment. मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफर करूंगी इस बात से कि ग्रुप्स आइडेंटिकल तो नहीं हो सकते, ग्रुप कंपैटिबल हो। आइडेंटिकल तो मतलब बिल्कुल एक जैसे तो हो ही नहीं सकते। तो ये होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप जो हमने बनाए होते हैं, दे आर कंपैटिबल। कंपैटिबल का मतलब ये है कि माइनर डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफरेंसेस कह लीजिए, या वो कहते हैं ना कि सॉर्ट ऑफ इक्वल फुटिंग पर हैं दोनों ग्रुप्स के स्टूडेंट्स जो हैं। तो फिर हम देखते हैं कि चलो बस एक साथ जब एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि वो दोनों ग्रुप मोर और लेस कंपैटिबल ग्रुप्स हैं। फिर कुछ हम ऐसे एरर्स जो कि
आप देखें कि आ जाते हैं ना ऐसे एरर्स हमारे, क्योंकि आप ये देखिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ना, चूंकि ये साइंटिफिक है, और आप में से वो लोग जिनका साइंस का बैकग्राउंड है, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट स्टडी किए हैं स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर, वो ये अंदाज़ा कर सकते हैं, वो उनको ये पता है कि ये कितने सेंसिटिव चीज़ है, कैसे माइन्यूट एरर्स आके हमारी फाइंडिंग्स को इन्फ्लुएंस कर जाते हैं। तो उनमें एक है कांस्टेंट एरर. Constant error is error that occurs in the same experimental condition every time the basic experiment is repeated. Example, experimental groups always administered the treatment in the morning, control groups always in the afternoon, introduces an uncontrolled extraneous variable time of the day, hence systematic or constant error. स्टूडेंट्स, बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसको मैं आपको, चूंकि मैंने पीएचडी लेवल पर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की है ना साइंस एजुकेशन में, तो मुझे ये पता है कि ये जो कांस्टेंट एरर कैसे कमिट हो जाती हैं लोगों से। जब मैं अपने दोनों ग्रुप्स के साथ काम कर रही थी, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, तो मैंने कैटेगोरिकली रिक्वेस्ट की थी जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन थी कि मेरे दोनों ग्रुप्स जो हैं उनको एक टाइम ऑफ द डे पे रखें। यानी अगर आज मैं अपने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ 9 o'clock पे काम कर स्टार्ट किया है मैंने काम करना, तो मैंने कल कंट्रोल ग्रुप के साथ भी 9 o'clock पे काम करना है। क्योंकि अगर मैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के साथ 9 o'clock पे करूं और उसी दिन आफ्टरनून में कंट्रोल ग्रुप के साथ काम करूं, तो आप देखिए कि उसमें एरर कहाँ से आएगा। आपने खुद भी देखा होगा कि स्टूडेंट्स मॉर्निंग में एनर्जेटिक होते हैं, दे आर मोटिवेटेड, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, टाइम ऑफ द डे, जब आफ्टरनून में ब्रेक भी हो जाती है, उसके बाद लंच वंच करके, तो थोड़ा लेवल ऑफ फटीग ऑब्वियस नजर आने लगता है। तो आप देखें कि वो फिर कलर कर जाता है हमारी स्टडीज को। तो और अगर ये रिपीटेडली हो, यानी हमेशा आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मॉर्निंग में है, कंट्रोल ग्रुप आफ्टरनून में, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मॉर्निंग, कंट्रोल ग्रुप आफ्टरनून, तो ये कांस्टेंट एरर आ जाएगा। और ये जो टाइम ऑफ द डे है, ये फिर एक वो वेरिएबल बन जाएगा जो अनजाने में आपके रिजल्ट्स को कलर कर जाएगा। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ये सिस्टमेटिक और कांस्टेंट एरर है और इसको रिमूव होना है। जबकि एक्सट्रानियस वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं? वेरिएबल्स other than the manipulated variables that affect the results of the experiment can potentially invalidate the results. Extraneous variables जैसे टाइम ऑफ द डे है, यानी आप मुसलसल एक ग्रुप को एक टाइम पे ला रहे हैं दिन के, दूसरे ग्रुप को दूसरे टाइम पे ला रहे हैं, या आप एक ग्रुप को जो पढ़ा रहे हैं वो बड़ा एरी क्लासरूम है, रोशन है, यानी बहुत बड़ा क्लासरूम है, और जो दूसरा ग्रुप जिसको आप पढ़ा रहे हैं वो एरी भी नहीं है उस तरह, और वो ये है कि उतना कंपैरेटिवली छोटा क्लासरूम में, ज़्यादा स्टूडेंट्स करीब करीब बैठे हुए हैं जब आप काम कर रहे हैं उनके साथ, या उस क्लासरूम के अंदर इतनी रोशनी नहीं है। तो आप देखें कि ये वो वेरिएबल्स हैं जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेंगे आपके रिजल्ट्स को, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये वेरिएबल्स इतना इफेक्ट कर जाएं कि आपकी स्टडी ही इनवैलिडेट हो जाए। तो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को
کنٹرول کرنے کے لیے ریسرچر کو ایکسٹرا آرڈینری ویجیلنٹ ہونا ہے، اور وہ لوگ، وہ ریسرچرز جن کا کہ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ ہے، جنہوں نے سائنس اسٹڈی کی ہے اور وہ ان ڈیلیکیسیز کے ساتھ وہ سینسٹیو ہیں، ان کو اس کا پتہ ہے، تو آپ دیکھیں کہ جب وہ سوشل سائنسز میں ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں تمام چیزوں کا، کیونکہ ان کی ٹریننگ اسی طرح کی ہوتی ہے۔ ایکسکیوز می۔ تو آئی ہوپ کہ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کانسٹنٹ ایرر اور ایکسٹرانیس ویریبل۔ کانسٹنٹ ایرر وہ جو کہ سسٹمیٹیکلی ریپیٹڈلی ہوتے ہیں، ریپیٹڈلی ریسرچر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اسے ادراک ہی نہیں ہوتا کہ یہ افیکٹ کریں گے، اور یہ ویریبلز ایٹ ٹائمز ایکسٹرانیس ویریبلز، کیونکہ ان میں بہت پوٹینشیل ہے آپ کی کاز افیکٹ کو ایفیکٹ کرنے کا، ریزلٹس کو ملائن کرنے کا، ان میں بہت پوٹینشیل ہے اگر ان کا خیال نہ رکھا گیا تو۔ Now, sources of constant or systematic errors are demand characteristics, experimental design procedures, or situational aspects of the experiment that provide unintentional hints to subjects about the experimental hypothesis. If occurs, participants likely to act in a manner consistent with the experimental treatment. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا کہ بھئی یہ جو ریسرچر میم آئی ہیں اسٹڈی کر رہی ہیں، اور یا یہ سر آئے ہیں اور ہم ان کے ایکسپیریمنٹل گروپ میں ہیں، تو جب انہیں یہ پتہ چل جاتا ہے تو وہ پھر ایکسٹرا آرڈنری لیول پہ ان کی موٹیویشن چلی جاتی ہے، اور وہ پھر وہ کہ بھئی تاکہ میم کے یا سر کے جو ریزلٹس ہیں وہ بڑے اچھے آئیں، کہ انہوں نے بڑی اچھی اسٹڈی کی تھی، کیونکہ آپ کی ریپو بن چکی ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ، تو وہ آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ سم ٹائمز جو ہے نا یہ بھی ایک ایسا ایرر ہے نا جو کہ ایرر تو میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں نا کہ آپ کو جو نیچرلی جو ریزلٹس آنے چاہیے وہ نہیں آ رہے، بلکہ اس میں ڈیلیبریٹ اٹیمپٹس ہیں ان ممبرس کی جو گروپ میں ایکسپیریمنٹل گروپ میں، کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریزلٹس اچھے آ جائیں۔ I hope you understand my point. The most prominent demand characteristic is the person actually administering the experimental condition. Sometimes یہ بھی ہوتا ہے کہ ریسرچر خود ایکسٹرا آرڈنری محنت کرتا ہے ایکسپیریمنٹل گروپ کے ساتھ، اور جو کنٹرول گروپ کے ساتھ جو کام کرتے تو کہتے چلو بھائی یہ تو ویسے ہی میں نے ٹریڈیشنل میتھڈ پڑھانا بھی ہے، دوسری بات یہ کہ میں نے تو یہ ثابت کر دینا ہے کہ جو ہائپوتھیسس میں نے بنایا ہے یہ صحیح ہو جائے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ ہائپوتھیسس بنائیں تو اس کی فکر نہ کریں کہ وہ صحیح ہے یا غلط، آپ تو اس سفر پہ نکلے ہیں جس میں یہ آپ کو آخر میں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ جو آپ نے سوچا تھا وہ صحیح تھا، یا جو آپ نے سوچا تھا وہ غلط تھا۔ اور آپ نے کیوں سوچا تھا ایسے؟ آپ نے اس لیے سوچا تھا کہ آپ کے زندگی کی آبزرویشنز تھی، آپ کے تجربات تھے، آپ کا انٹرسٹ تھا یہ جاننے کے لیے، اس وجہ سے آپ کی یہ سوچ آئی تھی جو آپ کے ہائپوتھیسس بنے تھے۔ تو ہم تو اس میں کیوریس رہیں گے نا کہ بھئی وہ پروسیجرز کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلے، وی ول بی سو کیوریس جاننے کے لیے کہ بھئی آیا ہمارے ہائپوتھیسس جو ہم نے بنائے تھے، جو پریڈکشنز ہم نے کی تھیں، وہ صحیح تھیں یا غلط تھیں۔ تو آپ کا تو صرف یہ کام ہے، رہا یہ کہ صحیح ہوں گی تو ٹھیک ہوں گی، غلط ہوں گی تو وہ صحیح نہیں ہوں گی تو وہ پھر غلط ہو جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایکسپیریمنٹ کی بیوٹی یہی ہے کہ
ब्लैक एंड वाइट में कॉन्क्रीट रियलिटीज जो हकीकत है उसको सामने रख देना, उसमें अपनी तरफ से कोई कलर्स की एडिशन और डिलीशन नहीं करनी। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि कांस्टेंट एरर की जो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि या तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को पता चल जाए कि ये रिसर्चर जो है वो हमारे साथ एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि भाई इसकी सुपरमेसी को मैं इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। दूसरी बात ये कि खुद जो रिसर्चर है वो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत भी कर रहा है उस ग्रुप के साथ, और क्या नाम है बहुत यानी चाह भी रहा है अंदर से कि भाई मेरा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर इम्प्रूवमेंट आ जाए ताकि मैं कह सकूं कि भाई जो मैंने सोचा था वो सही था। फिर एक्सपेरिमेंटल बायस क्या है कि इफेक्ट ऑन द सब्जेक्ट बिहेवियर caused by the experimental presence, actions or comments। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बिहेवियर पे जो इफेक्ट्स आते हैं रिसर्चर की प्रेजेंस, रिसर्चर के एक्शंस और रिसर्चर के फ्रीक्वेंट कमेंट्स, वो फिर उसके भी वो भी ऐड कर देते हैं कांस्टेंट एरर में। तो ये चीज़ें तो हमने यहाँ पे देख ली। अब हम देखते हैं कि एक्सट्रानियस वेरिएबल्स को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। एक्सट्रानियस वेरिएबल वो वेरिएबल्स हैं जिनमें इतना पोटेंशियल है कि वो आपके रिजल्ट्स को मलाइन कर दें, अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स आ जाएं। तो उसमें फिर हमने ये देखना है कि किस तरह से इनको कंट्रोल किया जा सकता है। टेक्निक यूज टू कंट्रोल सब्जेक्ट्स नॉलेज ऑफ वेदर नॉट दे हैव बीन गिवन द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। यानी यूं कह लीजिए कि ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जाहिर है जब हम नया प्रोसीजर चलाएंगे तो उस ग्रुप को तो ये पता चल जाएगा कि ये वो लकी ग्रुप है या वो फॉर्चुनेट ग्रुप है जिसके साथ नई स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल किया जा रहा है या जिनके साथ नई अप्रोचेस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये जानना कि स्टूडेंट्स को या जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको तो ये पता चलेगा, लेकिन बात ये कि ये तो हम ब्लाइंडिंग कैसे कर सकते हैं, मैं काफ़ी डाउटफुल हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे सिनेरियोज हों जिनमें कि उनको पता ही ना चल सके कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है और कौन सा कंट्रोल ग्रुप है, ये भी हो सकता है। ये ज़रूर हो सकता है कि दोनों ग्रुप्स को, जो कंट्रोल है और जो एक्सपेरिमेंटल है, उनको बिल्कुल इस चीज़ से तो स्कूल लेवल पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब वो आपस में मिलेंगे प्लेग्राउंड में तो कहेंगे कि हाँ सो एंड सो मैम थी या सो एंड सो सर जो हैं वो हमें तो इस तरह पढ़ा रहे हैं, तुम्हें किस तरह पढ़ा रहे हैं। तो लेकिन अगर कोई और सिनेरियोज हों जैसे अदर देन एजुकेशन, तो मेरा ख्याल है वहाँ पे किया जा सकता है कि सोशल वर्क में किया जा सकता है आई गेस, और डिसिप्लिन है साइकोलॉजी में मे बी, आई डोंट नो। लेकिन एजुकेशन में मुझे नहीं लगता एक टीचर एक रिसर्चर के लिए मुमकिन है कि उसका जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको पता ही ना चले कि वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है उनके ऊपर। आई डोंट नो। Constancy of conditions subject in experimental and control are exposed to identical situation except for differing condition of the independent। बिल्कुल जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि size of the classroom, amount of light coming in the class, ventilation, the quality of ventilation, time of the day, इन पे definitely आप control कर सकते हैं, बड़ी आसानी से किया जा सकता है आपके ऊपर। फिर एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी है, इंटरनल वैलिडिटी
or external validity. Internal validity indicates whether the independent variable was the only cause of change in the dependent variable. क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में कॉज इफेक्ट की जो रिलेशनशिप है या इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल की रिलेशनशिप है, इसको एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो अगर ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो ये सिर्फ और सिर्फ इसी को कर रहा है, तो फिर वो इंटरनली वैलिड है, यानी और उसके ऊपर वेरिएबल्स के इम्पैक्ट नहीं आ रहे। एक्सटर्नल वेरिएबिलिटी इंडिकेट्स the extent to which the results of the experiments are applicable to the real world. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह, अभी जैसे मैंने रक्षंदा से मैं बात कर रही थी कि हमें ऐसे टॉपिक्स चूज करने चाहिए जो कि कोई कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ हम ऐड कर सके इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हम कंडक्ट करते हैं, अब जैसे कि मैं अपने फिर आपको यानी इसको वाज़े करने के लिए मैं अपनी पीएचडी का ही रेफरेंस दूंगी कि मैंने 9th-10th की जो लैब एक्टिविटीज़ थी उनको रीडिज़ाइन किया था लो कॉस्ट मटेरियल के साथ, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में लेबोरेटरीज़ के लिए इतने फंड्स नहीं होते, तो स्टूडेंट्स डिप्राइव हो जाते हैं लैब्स में काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे इक्विपमेंट ही नहीं है। तो मैंने ऐसे इस तरह रीडिज़ाइन किए कि जो सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है उसके कंपैटिबल मैंने दूसरे इक्विपमेंट को इंट्रोड्यूस किया। उस तरह से मैंने सारे लैब एक्टिविटीज़ को रीडिज़ाइन किया। अब ये मेरा जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थी वो एक्सटर्नली वैलिड थी। क्यों? कि जो रिजल्ट्स थे मेरे एक्सपेरिमेंट के वो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल थे, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हमारे जो इश्यूज हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ फंड्स, फिर करप्शन है, डिसऑनेस्टी है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम जिनको सब्जेक्टेड हैं, विक्टिम्स हैं, और हम खुद भी ऐसे ही हैं। ये नहीं है कि हम कहीं के एंजल्स आए हुए हैं, हम खुद भी इसी तरह से हैं। तो वहाँ पे आप कोई ऐसा काम करें कि जो आपके स्टडी के जो रिजल्ट्स हैं ना वो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल हों। ये नहीं कि बस आपने काम किया, आपका एमफिल की डिग्री मिली एंड दैट इज द एंड ऑफ इट, उस थीसिस का फायदा किसी को कुछ भी ना हुआ। तो दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल वैलिडिटी। अच्छा, फिर क्या है एक्सट्रानियस वेरिएबल दैट जेबोटाइज internal validity, जैसे specific events in the external environment between first and second measurement that are beyond the experimental control. अभी क्लासिक एग्जाम्पल कोविड-19 की है। एक स्टूडेंट है मेरे, मैं उनकी सुपरवाइजर तो नहीं हूँ क्योंकि मैं हो नहीं सकती, पीएचडी लेवल पे मेरी अभी एक्स कैटेगरी में कोई पब्लिकेशन नहीं है, उसके भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं एट द मोमेंट मैं अभी काम नहीं, लेकिन मैं उनके साथ क्यों काम कर रही हूँ? क्योंकि उनकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। अब उनका जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च थी वो 3 महीने की थी। उन्होंने अपना काम शुरू कर लिया। अब जब काम उन्होंने अपने ग्रुप्स बना लिए, ग्रुप्स के साथ वो बेचारे काम कर रहे थे कि फिर छुट्टी हो गई। और अब यानी मार्च से उन्होंने अपना काम शुरू किया था, मैं हालांकि कोविड से के स्टार्ट से पहले सारा काम उन्होंने कर लिया था। अभी 1 महीना बाकी था उनके 3 महीने पूरे होने में, और कोविड-19। अब आप बताइए कितना गैप आ गया बीच में। अब जब ये गैप आया है, छुट्टियां हो गई, काम नहीं कर सके,
تو جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا کتنا ایفیکٹ آ گیا آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس دوران میں دیکھیں اسٹوڈنٹس بڑے بھی ہو جاتے ہیں, ان کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی آگے گئی ہوئی ہوتی ہے, تو اور کتنے ویریبلز انٹروڈیوس ہو گئے ہیں اس گیپ میں, تو یہ بھی افیکٹ کر جاتے ہیں اور سارٹ آف جیپوٹائز کر دیتے ہیں ایکسپیریمنٹ کی انٹرنل ویلیڈیٹی کو. تو سم ٹائمز ایسے ایونٹس بھی ہوتے ہیں. دیکھیے جو میں نے بھی پہلے آپ سے بات کی تھی کہ وہ جیسے میرا جو یہ اسکالر ہے, تو ظاہر ہے جو 3 مہینے گزرے تو اسکول کے بچے تو کتنے بڑے ہو گئے ہوں گے, کتنا مچور ہو گئے ہوں گے, تو وہ بھی انٹرنل ویلیڈیٹی کو تو بری طرح جیبوٹائز کر رہے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ ایک ایکسپیریمنٹ پورا دن چی لگے ہوئے ہیں صبح سے لے کر دوپہر تک, تو obviously بچے تھک بھی جاتے ہیں, بور ہو جاتے ہیں, بھوک بھی لگتی ہے, تو یہ میچوریشن ایفیکٹ بھی ایک طریقے کا ایکسٹرانیس ویریبل بن جاتا ہے جو کہ اس ایکسپیریمنٹ کی انٹرنل ویلیڈیٹی کو بری طرح سے افیکٹ کرتا ہے. پھر ہے ٹیسٹنگ ایفیکٹ, another extraneous variable. In before and after study, pre-testing may sensitize subjects that were taking a test for second time. یہ ایک سنیریو ہے جس میں کہ جو پری ٹیسٹ لیا جاتا ہے نا, پھر وہ ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد پھر وہی ٹیسٹ دوبارہ لیا جاتا ہے, تو ظاہر ہے اس کے ایفیکٹ تو آئیں گے, ان کی پرفارمنس امپروو ہوگی تو وہ بھی ایک ٹیسٹنگ ایفیکٹ ہو جائے گا. may cause subject to act differently than they would have if no pre-test measures were taken. اگر پہلے ٹیسٹ لیا ہی نہ جاتا یا بعد میں نہ لیا وہی ٹیسٹ دوبارہ نہ لیا جاتا تو ڈیفینیٹلی ان کے رسپانسز ڈفرینٹ ہوتے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ ایکسٹرانیس ویریبلز جو کہ کسی بھی ایکسپیریمنٹ کی انٹرنل ویلیڈیٹی کو افیکٹ کر جاتے ہیں. کوئی کویسچن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں پلیز؟ جی یہ میں خورشید خان کو بھی دیکھ رہی ہوں. آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے بیٹا؟ خورشید. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی میم آئی وانٹڈ ٹو آسک کہ جو ریسرچ سب سے زیادہ انفارمیٹیو ہو اور جو اسٹوڈنٹس بینیفٹ زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کون سا ریسرچ آپٹ کریں گے پھر؟ میں تو ٹو بی ویری آنیسٹ اس میں تو یہ بات ہے ہی نہیں. جو پری ریکوزٹ کسی بھی ریسرچ کو ٹیک اپ کرنے کا ہے وہ آپ کا انٹرسٹ ہے اس ٹاپک کے اندر, اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ یہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کی آبزرویشنز پہ بیس کر رہا ہے آپ کا انٹرسٹ, یا آپ کے کیا نام ہے آپ کے ایکسپیرینسز پہ بیس کر رہا ہے, یا آپ کی اتنا پڑھا ہے آپ نے کہ آپ نے جو ریسرچز پڑھی ہیں ان میں دیکھا ہے کہ گیپس ہیں, تو آپ چاہتی ہیں ان گیپس کو فل کرنا. تو سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ لیڈ کرتی ہے ٹو کریٹیوٹی وہ ہے آپ کا انٹرسٹ. کس ٹاپک میں آپ کا انٹرسٹ ہے یا کن ٹاپکس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, اس کی لسٹ بنائیے. جب آپ لسٹ بنائیں گے, فار ایگزامپل اگر میں ایک ٹاپک آپٹ کرتی ہوں اور میں کنفیوز ہوں اینڈ آئی وانٹ کہ میں اس سے کوالٹی وہ کروں اور اس میں بہت زیادہ ایکسپلور کروں, ہاں اور جی, تو اس میں پھر اس پوائنٹ آف ویو سے پھر میں کون سا وہ ریسرچ کروں گی. نہیں تو اس میں تو یہ ہے کہ پھر آپ اپنے سپروائزر کے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ ان کے ساتھ ایک برین اسٹارمنگ سیشن کریں, 1 یا 2, اور اس میں پھر چیزیں ساری کلیئر ہو جائیں گی آپ کو.
तो Okay, thank you, ma'am. हाँ Thank जी you so much. अभी हम इसी पे आ रहे हैं कि वो एक्सट्रानियस वेरिएबल्स जो कि इंटरनल वैलिडिटी, एक्सपेरिमेंट की इंटरनल वैलिडिटी को बुरी तरह मुतासर करते हैं. उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन इफेक्ट caused by a change in the wording of question in interviewers and the other procedures used to measure the dependent variable. ये मेरा ख्याल है सेल्फ एक्सप्लोरेटरी स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जब हमने क्वेश्चंस बनाए प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में, क्वेश्चंस की जो वर्डिंग्स थी वो थोड़ी चेंज हो गई, या कोई हमने ऐसे प्रोसीजर्स में एक्सक्यूज मी ऐसा चेंज लाए टेस्ट को मेजर करने के लिए या टेस्ट एडमिनिस्टर करने में, ये जानने के लिए स्टूडेंट के उन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको जानने के लिए हमने जो प्रोसीजर यूज़ किया उसमें चेंज था, तो उसकी वजह से भी इंटरनल वैलिडिटी बुरी तरह मुतासर हो जाती है. Mortality or sample attrition results from the withdrawal of some subjects before the experiment, from the experiment before it is completed. जी हाँ, बिल्कुल ये भी होता है बाज़ औक़ात कि कुछ लोग निकल जाते हैं एक्सपेरिमेंट, या तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से निकल जाते हैं या कंट्रोल से निकल जाते हैं, तो ज़ाहिर है उसका भी इफ़ेक्ट आएगा. इट अफेक्ट्स रेंडमाइजेशन, क्योंकि अगर 25-25 का ग्रुप था आपके पास और आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से 2 लोग निकल गए, विड्रॉ कर लिया उन्होंने, या कंट्रोल ग्रुप से दो लोगों ने विड्रॉ कर लिया, तो जो हमने रैंडमली असाइन किए हुए थे 25 से एक को 25 दूसरे को, तो वो तो इफेक्ट हो जाएगा ना. It is especially troublesome if some withdraws from one treatment group and not from the other, at least at different rate. अगर ये जैसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप से भी एक बंदा निकल गया और कंट्रोल से भी दूसरा बंदा निकल गया, तो उसमें फिर ये होता है कि उसमें फिर ये होता है कि तब भी इंटरनल वैलिडिटी जो है वो अफेक्ट कर जाती है. ठीक है. Experimentation as conclusive research. कंक्लूसिव रिसर्च में एक तरफ तो डिस्क्रिप्टिव है और दूसरी तरफ कॉजल, और कॉजल में फिर एक्सपेरिमेंटेशन, और एक्सपेरिमेंटेशन में लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं और फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं. देखिए कंक्लूसिव रिसर्च में 2 कैटेगरीज, ब्रॉड कैटेगरीज है, एक डिस्क्रिप्टिव है और एक कॉजल है. कॉजल का मतलब ये है कि कॉज इफेक्ट, और डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि जब आप डिस्क्राइब करती हैं जो करंट सिनेरियोज हैं या करंट सिचुएशंस हैं. फिर जो कॉज इफेक्ट में जो सबसे सोफिस्टिकेटेड मेथड है वो है एक्सपेरिमेंटेशन, और ये एक्सपेरिमेंटेशन में 2 चॉइसेस होती हैं डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक. एक तो ये कि जो बाहर आउट इन द फील्ड की जाए, आउटसाइड द क्लासरूम, आउटसाइड द लेबोरेटरी, और या दूसरा ये है कि लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं. उसमें फिर 2 कैटेगरीज हैं. अब वो बता रहे हैं कि अगर आप लेबोरेटरी में करते हैं तो एक्सपेरिमेंट जो है वो आर्टिफिशियल है, सही बात है, और अगर आप फील्ड में करते हैं तो वो रियलिस्टिक है. क्योंकि कहीं पे भी फील्ड में देखें, प्लेग्राउंड में चले जाएं आप, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स का बिहेवियर बड़ा रियलिस्टिक बिहेवियर होता है, लेकिन क्लासरूम में तो आप देखें कि बड़ा आर्टिफिशियल सा बिहेवियर होता है. और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट अगर लेबॉर्ट्री, तो लेबॉर्ट्री में तो सर्टन वेज में एक्ट करना है ना, तो लेबॉर्ट्री तो हमेशा से कंसिडर की जाती है एक ऐसी प्लेस जहाँ का एनवायरनमेंट टोटली आर्टिफिशियल है. लेबॉर्ट्री में कंट्रोल हाई है जबकि फील्ड में लो है, ये भी बात अंडरस्टैंडेबल है. रिएक्टिव एरर
इसमें लेबॉर्ट्री में हाई है, कंट्रोल में वो फील्ड में लो है, डिमांड आर्टिफैक्ट्स हाई लो, इंटरनल वैलिडिटी लेबॉर्ट्री में हाई है, फील्ड में लो है, जबकि एक्सटर्नल वैलिडिटी लेबॉर्ट्री में लो है और फील्ड में हाई है। टाइम ड्यूरेशन लेबॉर्ट्री में शॉर्ट होता है क्योंकि प्रिस्क्राइब टाइम होता है, फील्ड में लॉन्ग होता है। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स और यूनिट्स लेबॉर्ट्री में स्मॉल होते हैं, फील्ड में लार्ज होते हैं। ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि लेबॉर्ट्री में जो भी काम आर्टिफिशियली तो हुआ है लेकिन हाईली कंट्रोल्ड कंडीशंस में हुआ है, लिहाजा उसमें ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बहुत हाई है, जबकि कंट्रोल में वो फील्ड में लो है। और कॉस्ट के लिहाज से भी देखा जाए तो लेबॉर्ट्री में कम कॉस्ट आती है और फील्ड में हाई कॉस्ट आती है। आप अपने उन्हीं को देख लें, अभी आप जब एक्सपेरिमेंट में वो करेंगे, क्या नाम है, आप जिस वक्त रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि आप तो फील्ड में जाएंगे ना, तो काफ़ी कॉस्टली है ये, टाइम के लिहाज से भी और पैसों के लिहाज से भी। आपको क्वेश्चनर बनाने, प्रिंट आउट लेने, फिर रिक्शे या टैक्सी हायर करनी, एक स्कूल जाना दूसरे स्कूल जाना, तो ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग भी है। और दूसरी बात ये है कि वो पैसों के लिहाज से भी काफ़ी कॉस्टली है। यहाँ पे मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं कि आपका सिर्फ एक ग्रुप है, प्रो टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन, ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टेस्टेड आफ्टर treatment exposure, control group tested at the same time without exposure to the experimental treatment. It includes random assignment to groups. It effect of all extraneous variable assumed to be the same on both groups. Do not run the risk of a testing effect used in situations which cannot pre-test, यानी सिर्फ पोस्ट टेस्ट होता है। यानी आपने ग्रुप बना लिए, दो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप बनाए, और वो उसके लिए क्राइटेरिया कुछ और अदर देन स्कोर ऑन द टेस्ट, प्री टेस्ट नहीं होता इसमें बस सिर्फ दो ग्रुप्स बनाए, उनकी पास परफॉर्मेंस की बेसिस पे उनका रिकॉर्ड ले लिया क्लास टीचर से या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से, उनके रिजल्ट्स की बेसिस पे जो पिछली उनकी कारकर्दगी है उसकी बुनियादों पर आपने दो ग्रुप्स बना लिए। जब आपने दो ग्रुप्स बना लिए तो एक रैंडमली एक को असाइन कर दिया एक्सपेरिमेंटल, दूसरे को असाइन कर दिया कंट्रोल, और फिर एक्सपेरिमेंटल के साथ ट्रीटमेंट किया गया, कंट्रोल को उसी तरह पढ़ाया गया, और आखिर में एक टेस्ट दिया गया जिसको कहते हैं पोस्ट टेस्ट ओनली। तो ये भी एक ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने के लिए। ये भी थोड़ा मैथमेटिक्स आ जाते हैं, स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन, इसमें मेरा ख्याल है ये अभी आप लोगों के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि completely randomized design involves randomly assigning treatment to group members. हम यही तो करते हैं ना कि जिस वक्त हम ग्रुप्स बनाते हैं तो रैंडमली हम असाइन करते हैं ट्रीटमेंट, यानी एक ग्रुप को एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट देते हैं, दूसरे ग्रुप को साथ नहीं करते। इट अलाउज कंट्रोल ओवर ऑल एक्सट्रानियस ट्रीटमेंट्स while manipulating the treatment variable. It is simple to administer but should not be used unless test members are similar and they are also alike regarding a particular extraneous variable. तो ये फिर इसका वो है। बस आई थिंक यहाँ तक तो हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में बात कर ली, और अभी इस वक्त मेरे पास है 10:23। आई स्टार्टेड अर्ली एज वेल, लेकिन आई वुड बी वेरी हैप्पी if you have any question, then I'm ready to at least satisfy your curiosity, inshallah. मैम ये
ہمارے پاس جو ایکشن ریسرچ ہے ایکسپیریمنٹلی ہم اس کو ایک کنٹرول گروپ جو ہمارا ہوگا اس میں لیٹس پر اگر کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہے کسی بھی ماڈل کے اوپر، ایک ہم اگر کلاس روم لیں اور دوسرا اگر جو ہمارے جنرل ریزلٹ ہے، کیا ہم اس کو ایز اے ان کنٹرول گروپ لے سکتے ہیں ایکشن ریسرچ میں؟ پہلی بات تو یہ کہ ایکشن ریسرچ اٹس سیلف ایک سیپریٹ ڈیزائن ہے. آپ کو پہلے جانکاری کرنی ہے کہ ایکشن ریسرچ ہے کیا. ایکشن ریسرچ از not an experimental research in the first place. اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ریسرچر جو ہوتا ہے وہ سلیکٹ کر لیتا ہے. فار ایگزامپل اگر اسکول کا سینیریو ہے تو وہ ان ٹیچرس کو سلیکٹ. پہلی بات تو یہ کہ ہم ایکشن ریسرچ کرتے کیوں ہیں. ایکشن ریسرچ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹیچرس کو کچھ ایسے پریکٹیکل ایشوز ان کو فیس کرنے ہوتے ہیں کلاس روم میں اپنی ٹیچنگ کے حوالوں سے، اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر کے حوالوں سے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ان کا کوئی پریکٹیکل سلوشن چاہیے ہوتا ہے. تو اس پریکٹیکل سلوشن کے لیے ان اپروچز کی جانکاری ضروری ہے جو کہ ان پرابلمس کو سالو کر سکیں کلاس روم کے اندر ہی. فار ایگزامپل تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ریسرچر ہوتا ہے وہ ریسرچر 5، 6 یا 8، 10 ٹیچرس کو ٹرین کرتا ہے پہلے ان اپروچز کے ساتھ جو کہ ہیلپ آؤٹ کریں گی ان ٹیچرس کو جن کے کامن ایشوز ہیں کلاس روم میں. آر یو فالوئنگ می خورشید؟ آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ہلو ہلو. یس میم، آپ کی آواز آ رہی ہے، میں پک کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو جب وہ ان کو ٹرین کر لیتا ہے ریسرچر جو ہے اس وقت ایک مینٹور کے طور پہ کام کر رہا ہے ان ٹیچرس کے ساتھ. جب ان کی وہ ٹریننگ کر لیتا ہے پھر وہ ان ٹیچرس کو کلاس میں بھیجتا ہے اور خود سپروائز کرتا ہے کہ یہ جو اپروچز ان کو سکھائی گئیں، جو ٹریننگ ان کو دی گئی، آیا وہ ان اپروچز کو جب یوز کیا جاتا ہے کلاس میں تو ان پرابلمز میں ختم ہوئے ہیں یا کوئی کمی بیشی آئی ہے یا کوئی امپروومنٹ ہوئی ہے. سو دیٹ از کالڈ ایکشن ریسرچ. اس میں پھر کنٹرول گروپ اور کیا نام ہے ایکسپیریمنٹل گروپ کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے کیونکہ یہ ایکسپیریمنٹل گروپ ایک ڈیزائن ہے، ایکشن ریسرچ دوسرا ڈیزائن ہے. یہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ جی میم بالکل کلیئر ہو گیا. ہاں جی. اینی ادر کوشچن فرام اینی ادر پارٹیسپینٹ؟ میں یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ جو ہے تو یہ لمیٹڈ ہے. آئی تھنک کہ کچھ ٹاپکس اس میں آ سکتے ہیں لیکن آئی تھنک کہ ہر ایک چیز پہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. ایسا ہے بالکل ایسے یا ہی. جی بالکل ایسے جی ہی ہے. ٹھیک بالکل ہے. صحیح کہا آپ نے. یعنی ہر ٹاپک پہ تو ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے آپ ٹھیک ہے کے کیونکہ پاس میم کہیے. جی میں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم جیسے ایویئرس کا ہم نے ایک وہ کانسیپٹ لیا تو دیٹ از پاسبل کہ ہم ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں لیکن ہر ایک ٹاپک ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں اپنا میتھڈ چینج کرنا ہوگا. ہاں جی بالکل. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کوانٹیٹیو ریسرچ میں کتنے بہت سارے ڈیزائنس ہیں. آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں، ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ اپروپریٹ ہیں آپ کے ٹاپک کے لیے یا نہیں. اور پھر اسی وجہ سے تو آپ دیکھیے کہ سپروائزرس کا رول ہوتا ہے نا کہ سپروائزر کے ساتھ آپ بیٹھ کر یہ تو بڑی انیشیل جو ڈسکشنز ہیں وہ یہی تو ہوتی ہیں. ٹاپک کی سلیکشن، ریسرچ کا ڈیزائن، پاپولیشن آپ کی، آپ کیسے کن لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی پاسبلٹیز ہیں آپ کے پاس وغیرہ وغیرہ. تو جو ٹاپک کی سلیکشن کا جو پروسیجر ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ لسٹ بنا لیں، پرائیورٹائز کریں کہ ٹاپ پہ آپ کا وہ ٹاپک ہو جس پہ کہ ہاں آپ انٹرسٹڈ ہیں بہت زیادہ.
تو پھر آپ اپنے سپروائزر کے ساتھ اس کے اوپر برین اسٹارمنگ کریں اور پھر میوچول کنسنسس کے ساتھ ایک ٹاپک کو سلیکٹ کر لیا جائے. جب ٹاپک سلیکشن ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں اب اس میں ہم نے کرنا کیا کیا ہے, کون سا ڈیزائن موسٹ سوٹیبل ہوگا اس کی ایکسپلوریشن کے لیے, اس کی انویسٹیگیشن کے لیے. تو پھر وہ اس طرح سے صحیح. ہوتا. ٹھیک ہے نا. جی میم ایک اور کوشچن میں پوچھنا چاہتی ہوں. ضرور. ایکسٹرنل ویلیڈیٹی, جی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی مجھے جو سمجھ آیا کہ ہم ایک ایسے ریسرچ کرتے ہیں کہ جو بینیفٹ نہیں دے رہا ہوتا اور انٹرنل دے رہا ہوتا ہے. نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے. دیکھیے میں آتی ہوں اس کے اوپر آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. ایکسٹرنل ویلیڈیٹی جو ہے نا وہ یہ اگر ہم ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ایکسپیریمنٹس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہماری ریئل ورلڈ میں کتنے ایپلیکیبل ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر جی کیا نام ہے, میری ایک اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے خیر سبمٹ کر لیا تھیسس, پی ایچ ڈی کی میری اسٹوڈنٹ ہے. بڑا خوبصورت کام انہوں نے کیا ہے یہ کولیبوریٹو لرننگ پر انگلش میں. جو 4 اسکلس ہیں جو ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ اور اسپیکنگ نا, اس جی پہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے 10th کلاس کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اب آپ دیکھیں ان کے جو ریزلٹ ہیں وہ کتنے ریئل ورلڈ کو اپلیکیبل ہیں, ہے نا, ہے یا کہ نہیں. بالکل. تو یہ بات ہے نا. تو یہ پھر ان کا ایکسپیریمنٹ جو ہے اس کی وہ ایکسٹرنلی ویلڈ ہے ان کے ایکسپیریمنٹ, کیونکہ ان کے ریزلٹس جو آئے ہیں وہ ریئل ورلڈ میں اپلیکیبل ہیں اور چینجز کی جا سکتی ہیں, اس طرح پڑھایا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. جی صحیح. ٹھیک ہے. جی میم. جی Any other question from any other participant? اگر نہیں تو ابھی ایگزیکٹلی 10:30 ہمارا ٹائم بھی اوور ہو گیا ہے, اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ اس پریزنٹیشن کو عامر کو میں سینڈ کر دوں تاکہ اس کی جو ریکارڈنگ ہے تو وہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ پورٹل پہ شیئر کر لیں گے. ٹھیک ہے. ایکسکیوز می میم, ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہم نیکسٹ ویک کے لیے پڑھیں گے تو پہلے سے ہمیں کچھ مٹیریل مل جائے تو ذرا آسان ہو جاتا ہے ہاں سمجھنا. یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ہمارا اسی کا جو سیکنڈ پارٹ ہے نا وہ نان ایکسپیریمنٹل ریسرچ ڈیزائنز, جی میم. تو میں کوشش کروں گی, وعدہ نہیں ہے, کوشش جی کروں گی کہ میں انشاءاللہ وہ شیئر کر دوں تھینک یو میم. پہلے سے. ٹھیک ہے. تھینک جی یو میم میم. اگر تھینک یو سو ای مچ. میل جی کر دی تو بہتر ہوگا. جی اگر ای میل ہو جائے ہمیں. ہاں یہ بھی ایک اچھا آئیڈیا. تو مجھے اگر واٹس ایپ میں شیئر کر لینا گروپ میں اپنے ای میل آئی ڈیز تو میں پھر سینڈ کر سکتی ہوں انشاءاللہ. اوکے ٹھیک ہے. جی تھینک یو. میم یہ صحیح ہے. آلرائٹ, ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ اللہ حافظ. حافظ میم. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. اللہ حافظ.